बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच रोहिंग्या को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर आना चाहता हूँ। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच लगातार बढ़ते तनाव को लेकर के रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, क्योंकि दोनों देशों के भीतर कुछ न कुछ होता रहता है और सरकारें दोनों तरफ सक्रिय हैं। भारत की सरकार हालात संभालने की कोशिश कर रही है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान और चीन के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और ख़बर ये है कि बांग्लादेश में जो म्यांमार से शरणार्थी बन करके आए थे रोहिंग्याज, उनका इस्तेमाल आतंकवादी के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश करना चाहता है और इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दोनों उस तरह की सहूलियत दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं ताकि बांग्लादेश के भीतर उनके कैंप खोले जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके और ट्रेनिंग दे करके भारत के भीतर अस्थिरता पैदा की जाए या फिर यहाँ आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जाए। हिंदुस्तान की संसद से लेकर के जम्मू कश्मीर तक रोहिंग्याज चर्चा में है। बांग्लादेश को लेकर के जो चौंका देने वाली जानकारी है वो यही है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकवादी बना करके बांग्लादेश हिंदुस्तान के भीतर भेजने की तैयारी में है। वो जो कैंप है उस कैंप के भीतर बांग्लादेश में उन कैंप्स में आतंकवादी या उग्रवादी तैयार किए जाते हैं जो म्यांमार में जाते हैं। आपको पता है कि रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार के हैं। रखाइन एक सूबा है, उस रखाइन सूबे में एक बड़ी आबादी रहती थी जिसको रोहिंग्याज कहा जाता था, ये मुसलमान हैं। और म्यांमार क्या है, बौद्ध बहुल देश है जिसको पहले हम बर्मा कहते थे। तो बहुत बौद्ध बहुल देश की जो आर्मी थी उसने रोहिंग्याज के ऊपर कहर बरपाया, वो वहाँ से भागे, वो बांग्लादेश में आए, बड़ी तादाद में बांग्लादेश में हैं। हिंदुस्तान के भीतर बिहार, बंगाल, असम से वो दाखिल हुए और फिर वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर यहाँ तक चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी उनकी एक बड़ी तादाद है और कहा जाता है कि 1300 से ज़्यादा रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में हैं। और फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि अगर ये हमारे यहाँ रह रहे हैं तो इनको रोज़ी रोटी देना, इनके पानी, इनकी बिजली का बंदोबस्त करना हमारा काम है, क्योंकि इनको लेकर के भारत की सरकार आई है। अब पहले आप फारूक अब्दुल्ला को सुनिए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ही लगातार वहां चरमपंथी हिंसा के मामलों में इजाफा हो रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश को पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिल रहा है और आज की तारीख में 250 रोहिंग्या आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है। इसके लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास जो रकम होती है रुपए में मलेशिया और सऊदी अरब से बांग्लादेश भेजे गए हैं। यानी कि जहां से भी रोहिंग्याज को सपोर्ट सिस्टम दिया जा सकता है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है और बांग्लादेश के भीतर उनको एक आतंकवादी कैंप में रह करके ट्रेन करके हिंदुस्तान के भीतर भेजने की तैयारी हो रही है। और आतंकवादियों को ट्रेनिंग की बात लगातार सामने आने के बाद से भारत सरकार की चिंता भी बढ़ी हुई है। इसलिए रोहिंग्याज की जो पहचान है वो देश के कई हिस्सों में की जा रही है। एनआईए ने कई अपने ऑपरेशंस में और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये माना है कि रोहिंग्या जो भारत के भीतर आ गए हैं वो हिंदुस्तान की शांति के लिए और यहाँ के लोगों के लिए खतरा है, अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। ये आतंकी म्यांमार के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो बांग्लादेश के भीतर हैं और बांग्लादेश हिंदुस्तान के बीच में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है और बांग्लादेश चाहता है कि वो बैकफुट पर चला जाए। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना होगा, चीन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बांग्लादेश की सरकार भी कहे कि हम भी आपके यहाँ जाकर के अस्थिरता नहीं पैदा कर रहे हैं। आपके यहाँ जो हिंसा है, आपके यहाँ जो आतंकवादी वारदात हैं, दरअसल आपके मुल्क के भीतर है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनकी साजिश है वो रोहिंग्या हैं, जो मेरे नहीं हैं, वो म्यांमार से आए हुए हैं। इसलिए भारत की सरकार अब रोहिंग्याज को लेकर के देश भर में चिंतित है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि पुणे के भीतर एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया था, हालांकि वो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में पकड़ा गया। जब जांच पड़ताल हुई है तो पता ये चलता है कि पुणे में वो रोहिंग्या है म्यांमार का और उसने पुणे के भीतर ज़मीन का टुकड़ा
अपने नाम से खरीद करके उस पर मकान बना चुका था, अपने परिवार को लेकर के वहाँ रहने लगा था। अब हिंदुस्तान के भीतर इतनी जालसाजियाँ हैं, इतने फरेब हैं, देश के हितों के खिलाफ लगातार काम करने की आदत ऐसी पड़ गई है नेताओं अधिकारियों की कि वो देश के बारे में, लोगों के बारे में, यहाँ की शांति के बारे में, यहाँ की बेहतरी के बारे में तनिक भी नहीं सोचते। वो म्यांमार से आया हुआ है, वो बांग्लादेश से आया हुआ है, उसका राशन कार्ड बना दो, उसका आधार कार्ड बना दो, उसकी पहचान पत्र बना दो, उसको वोटर आई कार्ड दे दो, वो हिंदुस्तान का नागरिक हो जाएगा। हिंदुस्तान का नागरिक होने के जितने भी सबूत होते हैं वो सारे सबूत उसके पास होंगे। उसके बाद देश में आतंकवाद पैदा करेगा। यहाँ के नेताओं, यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के दलालों ने हिंदुस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान तो किसी भी तरीके से इस देश को नहीं हुआ है। इस साल जुलाई में 32 साल के रफीक नाम का एक आदमी म्यांमार से एंट्री कर रहा है और पकड़ा गया। उसका मकसद था यहां आकर के और हालात बिगाड़ना। अब सवाल यह है कि भारत के भीतर रोहिंग्या जो हैं बड़ी तादाद में, एक मोटा अनुमान कहता है कि लगभग 8 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं और 40,000 के आसपास रोहिंग्या आकर के हिंदुस्तान के भीतर रह रहे हैं। 40,000 की आबादी बूसूरन फितरतन, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपराध करने के लिए ही जाने जाते हैं और उनकी पूरी की पूरी जमात अपराधियों का गिरोह होती है। उनको सिर्फ खाद पानी देना है, वो जिंदा मौत है। वरना क्या म्यांमार की सरकार, म्यांमार की फौज उनको मार करके अपने यहां से निकालती? जिस रखाइन प्रोविंस में उनके पुरखे रहते रहे, जो देश उनका है, जिस देश की माटी में वो पैदा हुए, पले बढ़े, वहां से उनको उखाड़ करके फेंक दिया गया। उनका अपना देश उनको रखने को तैयार नहीं है और हिंदुस्तान के भीतर 40,000 की तादाद में हैं और बांग्लादेश इस बात की तैयारी कर रहा है कि उसके यहां जितने भी हैं कैंप में, बांग्लादेश में 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास हैं और उनको वो म्यांमार के भीतर लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। अब उसके पास हिंदुस्तान भी एक नया मोर्चा हो गया है। तो जो म्यांमार के में लड़ाई के लिए भेजे जाने वाले उग्रवादी, आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, उनको हिंदुस्तान की तरफ भी भेजा जा सकता है और यही हो रहा है। कॉक्स बाजार एक इलाका है, कॉक्स बाजार में कैंप्स हैं बांग्लादेश के भीतर। चुन चुन करके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए वहां रोहिंग्यास को ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो उनके कैंप हैं, यानी कि हमारे यहां वो आए और शरणार्थी के तौर पर अगर हैं, हमारे यहां जितने भी हैं 40,000, उनके बारे में रिकॉर्ड नहीं है, ये सब घुसपैठी है। लेकिन दुनिया में जहां जहां है, खासकर बांग्लादेश के भीतर जहां कैंप है, जहां कैंप चल रहा है, ट्रेनिंग चलती है, आप उसको देखिए ये कैसे घुसपैठ होती है। ये रखाइन स्टेट प्रोविंस, ये कॉक्स बाजार बांग्लादेश के भीतर है और यहां बहुत बड़ा कैंप है रोहिंग्यास का। आप उसको शिविर भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान के भीतर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आ जाते हैं तो बिहार भी एक स्टेट है जहां से होकर के वो घुसते हैं। और ये कैंप है उड़ीसा में बड़ी तादाद में, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कॉक्स बाजार, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां ये कैंप में रहते हैं। लेकिन जैसे बांग्लादेशियों की एक बड़ी आबादी, 90% आबादी घुसपैठिया है, रोहिंग्यास की भी 99% आबादी घुसपैठिया है। और ये हिंदुस्तान में, चूंकि इनके पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनका कोई अपना मुल्क नहीं है, अपनी कोई ज़मीन नहीं है, गांव नहीं है, तो इनको हिंदुस्तान दिखता है क्योंकि वहाँ आसानी से आप रह सकते हैं, वहाँ रोजी रोटी मिल सकती है। और भला है हमारे यहाँ के नेताओं, अधिकारियों, दलालों का कि इन सब लोगों को आने के बाद से वो पर्चा दे देते हैं कि ये लो तुम्हारा वोटर आई कार्ड, ये तुम्हारा आधार कार्ड है, ये तुम्हारा पैन कार्ड है, ये तुम्हारा बैंक डिटेल्स है, सब तुम रहो हिंदुस्तान का नागरिक बन के, अब तुम यहीं के हो, जो मन करे वो करो। ना उनका मुल्क है, ना समाज है, ना यहाँ के लोग हैं, वो किसी भी
बाहरी ताकत का हथियार बन के आपके मुल्क के भीतर स्थिरता पैदा कर सकते हैं, और वो हालात उस तरह की आशंका बन चली है। क्योंकि जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, शेख हसीना की सरकार जब तक थी, अवामी लीग जब तक वहाँ सत्ता में थी, तब तक हमारे साथ उनके संबंध बेहतर थे, और शेख हसीना अवामी लीग ने कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की, कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे भारत के हितों को तनिक भी आंच आए। लेकिन आज की तारीख में वहां जो सरकार बैठी हुई है वो असंवैधानिक सरकार है, गैर कानूनी सरकार है, अंतरिम सरकार है, लेकिन वो बाकायदा सरकार की तरह चल रही है। वो फैसले ले रही है और अपने मुल्क का मुस्तकबिल तय कर रही है। यूनुस की अगुवाई में, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वो आदमी कठपुतली है अमेरिका की मौजूदा सरकार का, जो डेमोक्रेट्स की है, लेफ्ट ओरिएंटेशन का आदमी है। वो आदमी जो बांग्लादेश में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाया, चुनाव लड़ा, लेकिन उसको कोई जमीन हासिल नहीं हुई। वो आदमी जिसके ऊपर बांग्लादेश के भीतर कई तरह के मुकदमे रहे, देश छोड़ करके भाग गया, वो आज की तारीख में अचानक ला करके बिठा दिया गया। क्या वहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नेता नहीं थे? बिठाया गया, और उस आदमी ने अब हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया है। तो वहां जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, या फिर ये मौजूदा सरकार है, या जमात इस्लामी है, इन सभी दलों की जो मंशा रही है, इनका रवैया रहा है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहा है। और आज हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उन दोनों को बांग्लादेश से लगने वाली 4000 किलोमीटर की सीमा है, उसको पूरी तरीके से वैसे ही सील करना पड़ेगा जैसे हम पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा और एलओसी पर सील करके बैठे हुए हैं कि उधर कोई भी हरकत होती है, एक जानवर भी चलता है तो गोली से मार करके उसको वहीं खत्म कर देते हैं। और बांग्लादेश से आने वाले हर आदमी के ऊपर ऐसी ही नजर रखनी पड़ेगी, चौकसी इतनी ही दुरुस्त रखनी पड़ेगी। वो पूरा से काम नहीं चलेगा कि सर पे पोटली लेकर के नदी पार करके, नाला पार करके और हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। और हमारे बीएसएफ कहते ही जाने दो, कोई बात नहीं हो सकता है। एक का जाना जो है हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है, दूसरा खतरा है। आप लाखों खतरों के साथ हिंदुस्तान के भीतर सलामत नहीं रह सकते हैं, इस बात को समझना होगा। अब सीरिया